मित्र नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जो लोग मुझको सुनते हैं प्राकृतिक खेती कृषि संस्कृति में जा कर के, आज मैं जीवामृत के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बता रहा हूँ। बताने की कोशिश तो अक्सर करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डाउट लोगों के रह जाते हैं। ये एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जो मैं उस ड्रम से निकाल के लाया हूँ। इसको आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का है। कई बार जब हम जंगल से मिट्टी लाते हैं और इस जंगल की मिट्टी से जीवाणु मिट्टी ला करके मैं जब जीवामृत बनाता हूं, तो इस तरीके का एक ब्लैक ग्रोथ ऊपर कुछ दिन के बाद ब्लैक ग्रोथ हमको दिखती है ऐसी। मित्र, ये सारे निगेटिव पैथोजन है। मतलब ये समझ लीजिए कि एरोबिक है। ये सरफेस पर, ड्रम की सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे, ये जब नीचे नहीं रहेंगे। इनकी ग्रोथ ऊपर आकर के होती है। तो जो किसान भाई जंगल से मिट्टी लाते हैं, उनके ड्रम में कभी ऐसे ऊपर हो जाता है, तो इसको मैं कहता हूँ ऐसे छलनी ले, और छलनी से निकाल करके इनको मैं फेंक देता हूँ। कैसे? ऐसे फेंक देता हूँ। ऐसे मैंने फेंक दिया। फिर कई बार ये ड्रम आप देख रहे हैं, इस ड्रम में जैसे दूध में मलाई जमती ना, ऐसे इसमें मलाई जम जाती है। ऐसे देखिए, हमको आपको दिखाते हैं छलनी में लेकर के। ऐसे इस तरीके का। कई किसान पूछते हैं कि सचान साहब, ऊपर एक साड़ी जम गई, इसका क्या करें? इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कई बार इसमें, चूंकि मैंने बताया इस ड्रम में ट्राइकोडर्मा नहीं है, ब्यूवेरिया माइकोराइजा भी नहीं है। इस ड्रम में जो वैज्ञानिक भाषा में जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लोग जिन जीवाणुओं का नाम लेते हैं, वो नहीं है। वो भी हैं, उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत कुछ होता है। एक चीज बता दें आपको स्पष्ट रूप से, हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट, जो मैं किसानों को ये सत्य बताता हूं ना, मुंह के ऊपर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे लोग, अच्छा उनको नहीं लगता कि ये सचान साहब किस तरीके की बातें किया करते हैं। खैर, हमें उसकी परवाह नहीं। मित्र, मैं चाहता हूं किसान हकीकत से रूबरू हो जाए, हकीकत को जान ले। तो क्या है कि ये जो ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया माइकोराइजा, सुडोमोनास, ये सिंगल माइक्रोब्स किसी भी स्थिति में आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। मदद के नाम पर ये जान लीजिएगा कि जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले नेचुरली प्राकृतिक जो जीव हैं, उसमें नेमेटोड्स हो सकते हैं, फफूंद हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कितने भी पारंगत लोग हों, पूरी धरती की माइक्रोबायोलॉजी को नहीं जान पाए। बहुत बड़ा रहस्य है मित्र प्रकृति का। मैंने क्या किया, मैंने प्रकृति के रहस्य को वहीं से एज इट इज उठा लिया। अभी जैसे मैंने निगेटिव पॉजिटिव की बात की, इस संसार में कोई भी निगेटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। एक मनुष्य है जो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करता है। एक विचार है जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कई मेरे मित्र सोशल मीडिया में कहते हैं इस मिट्टी में नेगेटिव ऊर्जा है, इस मिट्टी में पॉजिटिव ऊर्जा है। धरती माता में नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करना बहुत बड़ी मूर्खता है मित्र। ये माँ है, इसको मैं धरती माँ कहता हूँ। अगर किसी धरती माता में कोई कह रहा है इस धरती माता में नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो या तो वो, मैं यही कहूँगा कि हमारा ये दिवालियापन है। और अगर कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं धरती में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है। तो कमी किसने पैदा की? हमने पैदा की। तो मनुष्य ही सब कुछ करने वाला है, चाहे किसी को अच्छा बना दे, चाहे किसी को बुरा बना दे।
तो हमारे विचार है नेगेटिव और पॉजिटिव, मेरे सोचने का तरीका है। तो खेती के बारे में मैं बता रहा हूँ, जीवामृत के बारे में। अब जैसे एक हमको इनडायरेक्ट मित्र कहते हैं कि एक ऐसे हैं सज्जन जो कहते हैं कि मैं जंगलों से मिट्टी लाया। अरे किसान को जंगल जाने की क्या ज़रूरत है, गाय के गोबर में ऑलरेडी इतने जीवाणु होते हैं। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत कड़वा बोल दूंगा ना तो लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। गाय के गोबर में, गाय के पेशाब में, देखिए गाय मेरी माता है और गाय ने हमको अनादिकाल से अब तक पाला है। जब तक ट्रैक्टर नहीं था हमको गाय ने ही पाला है। तो गाय को मैं पाल रहा था बैल के लिए, दूध के लिए, तो गौमूत्र और गोबर तो उसका फाइनल प्रोडक्ट था। कोई भी पशु है, चाहे उसको मैं माता कह लूँ आज, गौ माता, उसका पहला प्रोडक्ट क्या था? बछड़ा। दूसरा प्रोडक्ट था दूध। जो गाय चारा दाना खाएगी वो मूत्र और गोबर तो करेगी ना। तो उसके जो खूबसूरत जो उसके उपहार थे बछड़ा और दूध, उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया कि गाय के दूध में मलाई नहीं जमती, इसलिए गाय का दूध नहीं लेंगे। अरे यार ट्रैक्टर आ गया, बछड़ा कौन पाले, बैल से खेती नहीं करेंगे। तो बछड़ा देने वाली गाय को, गाय के बछड़ों को तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप कह रहे हो गौमूत्र, दुखी गाय, पीड़ित गाय जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसके पेशाब से आप कौन सा चमत्कार करना चाहते हैं? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं स्पष्ट बात हूं, गाय, पहले गाय को माता मानिए, गाय का परिवेश क्या होना चाहिए, उसके बाद गौमूत्र की बात करना मैं मान जाऊंगा। आज देश की गायों का जो हाल है वो सब किसी से छुपा नहीं है। चलिए, तो गाय के गोबर में जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु गाय के स्टोमक में थे, पाचन की क्रिया में सहायक थे। जैसे ही गोबर के रूप में बाहर आए, अब उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं है। गाय के गोबर का रोल है, चूंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोज होगा, फर्दर सॉइल में ह्यूमस बढ़ाएगा। लेकिन गाय के गोबर में जो जीवाणु, उनका कुछ भी रोल नहीं है। आप अन्यथा गाय का गोबर सड़ता क्यों नहीं है? एक किसान 6 महीने से एक जगह गाय का गोबर डाल रहा है। अगर 1 ग्राम गाय के गोबर में 5 करोड़ बैक्टीरिया हैं तो सड़ क्यों नहीं गया? तो मतलब हुआ गाय ने जब गोबर किया तो हमने बैक्टीरिया की काउंटिंग कर ली। उसने कहा 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ बैक्टीरिया हैं, लेकिन अब उनका इस धरती पर कोई रोल नहीं है। माइक्रोब्स कई प्रकार के होते हैं, हमारे पेट में भी हैं। जब मैं भी मल विसर्जित करता हूं तो मेरे मल में भी कोई टेस्ट कर ले तो 5 करोड़ बैक्टीरिया निकलेंगे। तो उसका क्या मतलब कि मेरे मल में कुछ ऐसा चमत्कार है? नहीं है। चलिए, तो ये जीवामृत। अब जैसे एक और कहानी बता दो। बेसन, बोले इस ड्रम में 5-10 किलो गोबर डालो, 10 किलो पेशाब डालो, 50 ग्राम 100 ग्राम बरगद की मिट्टी डालो और 1 किलो बेसन डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 72 घंटे में रेडी। कि जादू कर रहे हैं क्या आप? मतलब ना तो ये बात विज्ञान सम्मत है और ना ये बात दर्शन सम्मत है और ना इस बात का कोई आध्यात्म से लेना देना है। एक माइक्रोब्स मान लेते हैं, एक माइक्रोब्स है जिसका सेल डिवीजन 4 घंटे में होता है। और इस ड्रम में जब मैंने 250 ग्राम मिट्टी डाली तो उसमें कितने माइक्रोब्स थे? मान लेते हैं 1 करोड़ थे, मान लेते 50 करोड़ थे, मान लेते 4 अरब थे। अब उनकी मात्रा 10 की पावर 9 तक ले जानी, 10 की पावर 8 तक ले जानी, तो 72 घंटे में कैसे हो जाएंगे? दूसरा, माइक्रोब्स का भोजन क्या है? नैनो पार्टिकल। कोई चीज जो पानी में डिजॉल्व हो जाएगी वही माइक्रोब्स एब्जॉर्ब कर पाएगा, फूलेगा, सेल डिवीजन होगा, 2 हो जाएंगे। बेसन, 72 घंटे में बेसन का क्या रोल है? मैं तो कहता हूं, जो मैं आटे की बात करता हूं, मैं आटे की, मेरा दावा तजुर्बा कि आटा 25 से 45 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है इसमें बिना किसी काम के। और यहाँ तो भाई लोग कहते हैं 72 घंटे में बेसन। अभी तो बेसन को माइक्रोब्स कैसे खा लेगा? उसके माउथ पार्ट तो है नहीं जो खा लेगा। चलिए मित्र, जीवामृत के बारे में सिंपल सी कहानी है कि जैसे अब मुझसे कई लोग ऐसा पूछते हैं
कि सचान साहब, जैसे मैं नॉर्मली बताता हूँ कि इसमें 5 किलो जंगल की मिट्टी डाल दीजिए, या मेरा 5 लीटर बैक्टीरिया ले जाइए वो डाल दीजिए, पूरा ड्रम भर दीजिए, 5 किलो आटा 5 किलो चीनी डालिए आप पहले दिन आज, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो आटा 3 किलो चीनी डालिए, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो डालिए। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि सचा, अब देखिए आप, ये नवंबर का महीना है, 20 नवंबर को गेहूं बोना है, किसान जंगल गया मिट्टी लाया, अब हमसे फोन कर रहा, सचान साहब हम जंगल से मिट्टी ले आए हैं और इसको डाल दूं, 5 किलो आटा 5 किलो गुड़ डाल दूं। हमने कहा आपको क्या बोना, बोला गेहूं। हमने कहा कब बोना, बोले 20 नवंबर को बो देंगे। हमने कहा आज तारीख हो गई 4, बोले हाँ साहब। हमने कहा आपको बचे हैं 15 दिन। 15 दिन में अब हम जो ये विधि बताते हैं उस विधि से 55 दिन 60 दिन 65 दिन में तैयार होता है। अब आप आज बना रहे हो, 15 दिन बाद उपयोग करना है, तो हम उससे क्या कहते हैं, काम करना मित्र, अब आटा मत डालना। अब इसमें आप 200 लीटर का अगर ड्रम है तो आप सीधे इसमें 18 किलो चीनी डाल दो। वो हमसे क्या कहता है किसान साहब, आपकी वीडियो में बता रहे थे 5 किलो आटा 5 किलो गुड़ डालना है। हमने कहा वो किन परिस्थितियों में बता रहा था मैं, जब 55-60 दिन में बनना था। अब आप जंगल से मिट्टी आज लाए हो, आपको अभी 15 दिन में बनाना है। तो मैंने बोला अब आटा, चूंकि आटा तो 25-30-40 दिन तक किसी रोल का नहीं है, तो मैं आटा हटा दिया, गुड़ की मात्रा बढ़ा दी, क्या दिक्कत है इसमें। कई लोग कहते हैं गुड़ डालूं कि चीनी डालूं, हमने कहा कुछ भी डालो। नहीं साहब, चीनी में वो सुना है, चीनी जो है जैविक नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती, चीनी में सल्फर होता है। में कितना होता है, अगर आपने 18 किलो इस ड्रम में 10 किलो चीनी डाल लो तो कितना सल्फर है। और सल्फर तो मैं कह रहा हूँ खेती में रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, उसमें सल्फर है मित्र, लेकिन इतना नहीं है जितना आप परेशान हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात है। तो मित्र, ये जीवाणु क्या है कि प्रकृति में लाखों प्रकार के जीवाणु हैं, और जब वो सब कुछ मिल करके काम करते हैं तब सॉइल में कुछ अच्छा होता है। इस मिट्टी को बनाने में, अब हम तो कहेंगे जैसे 84 लाख योनियों की बात कही गई है कि इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों के जीव हैं। अब मनुष्य ने अभी तक क्या देखा, 45,000 वनस्पति जगत देखा और 90,000 के लगभग जीव जगत देखा, उसमें हाथी से लेके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक हैं। अब आदमी ने देखा क्या, नंबर 1 तो प्रथम दृष्टा है, उसकी जो आंखों ने देखा वो देखा, या किसी को मलेरिया हो गया, जब किसी को बुखार आया और ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी का सिलसिला आगे बढ़ा, तो कि साहब ये क्या है, तो बोले एक साहब कोई वायरस है और जो मक्खी के द्वारा आता है उसको मलेरिया उससे होता है। तो उसको आइडेंटिफाइड किया, कोरोना को आइडेंटिफाइड किया, कैंसर को आइडेंटिफाइड किया, टीबी को आइडेंटिफाइड किया, खांसी को आइडेंटिफाइड किया, जुखाम को आइडेंटिफाइड किया। यानी डायरेक्ट आदमी को जो दिखा वो आइडेंटिफाइड हुए, या आदमी की लाइफ को जिसने डिस्टर्ब किया वो आइडेंटिफाइड हुए, या आदमी की लाइफ में जो सहायक है वो आइडेंटिफाइड हुए। कुल मिला के 84 लाख में 1,35,000 जीव जंतु आइडेंटिफाइड हुए। तो मित्र अभी तो 82,65,000 बच गए। अब हम तो नहीं मानते कि ये ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ऐसा नो। लाखों की संख्या में कितने जीव, लाखों की संख्या में समुद्र में रहते हैं, लाखों की संख्या में धरती में रहते हैं, लाखों की संख्या में एयर में तैरते हैं, लाखों की संख्या ह्यूमन बॉडी मतलब जीवों के शरीर में है, लाखों की संख्या मनुष्य के स्किन में है। तो मैंने क्या बोला, अब जैसे एक प्रचार आता है ना एक साबुन का कि सारे बैक्टीरिया मार डालेगा, सारे मार डालोगे तो तुम भी मर जाओगे। हमें मारना ही नहीं ना किसी को। हुआ क्या है, ये जीवामृत की कहानी क्यों आई। अब ये जीवामृत है, अब देखिए आप, हमारा ये वाला जीवामृत, इसका कलर देखिए आप, ये बिल्कुल मैच्योर है, और इसका कलर देखिए। अब पिंटू भाई साहब से कहें जरा कैमरा इधर लें, हम अब इसका कलर दिखा रहे हैं। इसका कलर ऐसा इसलिए है कि इसमें मात्र चीनी डाली गई है,
इसमें आटा नहीं डाला गया, इसलिए इसका कलर ऐसा है। अब आइए जरा इधर, इसमें चीनी और आटा है, इसलिए इसका ऐसा कलर है। जो किसान भाई इसमें गुड़ डाल देते हैं, अब हमने देखिए कोई किसान, हमने कहा गुड़ डाल दो तो गुड़ डालता है, और गुड़ कई जगह क्या होता है, गुड़ भी रंग डाल के बनाया जाता है। तो जब किसान ने गुड़ डाला तो इसका कलर लाल लाल हो जाता है। किसान कहता है साहब जो आप दिखाते हो अपने फार्म हाउस पर वो तो लाइट कलर का, हमारा तो लाल कलर का। हमने कहा भाई साहब उसको गुड़ खिलाया है, ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि ये कितना डाला जाए, तो मैंने बताया कि ये बहुत सारी मेरी वीडियो आप इत्मीनान से देखिए और सुनिए। जो किसान भाई हमको फॉलो करे, मैं अक्सर कहता हूं कि आप हूबहू मेरी बातें मत मानिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। जीवामृत इसलिए बनाना, जैसे कई सारे लोग कहते हैं जीवामृत क्यों डालें, जीवामृत कौन सा जीवाणु। मैं एक ही चीज कहता हूं, किसी को नहीं पता जब आपने क्लोरोपाइरीफास डाला, थिमेटेंजी डाला, फोरेटेंजी डाला अपने खेत में दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, तो कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे, किसी को नहीं पता। अब कोई अगर कहे ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया माइकोराइजा मरा, झूठ ना। ये मानिए कि सॉइल में जितने प्रकार के माइक्रोब्स होते थे सब मरे। अब जब सब मर गए तो सब कहां मिलेंगे, सब मिलेंगे वहां जहां हमने मारे नहीं। तो उसी का नाम मैं कहता हूं जंगल, चाहे गांव का जंगल हो चाहे जंगल का जंगल हो। तो जंगल से मिट्टी लाने की बात करता हूं, या कहता हूं यहां से ले जाओ, जंगल से रिच मिट्टी ले आए। जैसे कई बार किसान मुझसे बात करते हैं, आज एक किसान आया था वहाँ का, महाराष्ट्र का, वो सज्जन कह रहे थे साहब मैंने 3 बार आपकी विधि से जंगल की मिट्टी ला करके जीवामृत बनाया और मुझे सफलता नहीं मिली। तो आप सुनना किसान भाइयों, बारीक विषय ये, जंगल माने कौन सा जंगल। अब एक जंगल है जहां जंगल तो है लेकिन वहां कोई बायोमास नहीं है, सब बारिश में बह गया, धूप भी आती है। अब आप जंगल की मिट्टी खुरपी फावड़े से खोद के ले आए, उसमें माइक्रोब्स होंगे, उनकी स्पीसीज कम होंगी और उनकी संख्या भी कम होगी, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं कहता हूं समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला जंगल, रिच फॉरेस्ट एरिया, जिस पेड़ के नीचे इतना, जैसे मैं आपको कहूंगा, आई पिंटू भाई जरा इधर आइए, जिस पेड़ के नीचे इस प्रकार का एक कचरा जमा हो, इस प्रकार का, इस कचड़े को हटाइए, मतलब एक 6 इंच की लेयर में, 9 इंच की लेयर में, 4 इंच की लेयर में पत्तों की एक लेयर डिपॉजिट हो गई है, वहीं सड़ रही है, वहीं गल रही है। नेचुरली उसको किसी ने झाड़ के फेंका नहीं, बारिश में बह के इधर उधर गया नहीं, ऐसा। वहां की मिट्टी लाई, वहां का वो हटाइए, और फिर वहां इतनी भुरभुरी मिट्टी मिलेगी कि हाथ उंगलियों से जो करोच सको 2-3 इंच, वो मिट्टी लानी है, या फिर झांसी आकर के ले जाइए। देखो मित्र, जीवामृत एक आर्ट है। ये तो तय मानिए कि जिन लोगों ने अपने खेतों में ह्यूज क्वांटिटी में पेस्टिसाइड डाले हैं और आज वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो उनको जीवामृत का विज्ञान सही से समझना ही पड़ेगा। और जीवामृत के विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेसन और आटा और चीनी और गुड़ का मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको जो मिट्टी लाए उसमें हैं कि नहीं है, हैं तो कितनी मात्रा में है। अगर मात्रा उनकी कम है लेकिन सारे प्रकार के हैं, संख्या कम है, तो ठीक है, 2 महीने में नहीं बनेगा, 6 महीने में बनेगा। मात्रा संख्या ज़्यादा है तो जल्दी बन जाएगा, संख्या कम है तो लेट बनेगा, ये साइंस है। तो जीवामृत बना लेना और जीवामृत को खेत में प्रयोग करना। अब इसकी मैंने 20 लीटर मात्रा, जब बन गया 200 लीटर का ड्रम,
तो मैं बोलता हूँ 20 लीटर 1 एकड़ में सफिशियंट है। डालना कैसे है? खेत में पलेवा करना, यानी कि किसी फसल को बोने के पहले जब पानी फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो जब इरिगेशन हो जाए, पानी भरा हुआ, तब इस मग्गे में एक बाल्टी में 20 लीटर लीजिए और देखिए ऐसे ऐसे दूर दूर जा करके ऐसे छिड़क दीजिए। ये पानी के साथ मिल करके पूरे खेत में चला जाएगा। खेत में पानी नहीं भरा है, स्लोपी खेत है, पानी भरा ही नहीं सकता, तो ठीक है। जिस दिन ओट आ जाए, 20 लीटर जीवामृत को 1 कुंटल सड़ी हुई सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए और जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यूरिया छिड़काइए और पीछे से जुताई कर दीजिए। अब कई सारे किसान कहते हैं कि साहब हमने गेहूं बो दिया है, पहला पानी लगा दिया है और साहब जीवामृत आपका डाल लें। तो हमने कहा पहले नहीं डाला था। नहीं साहब पहले नहीं डाला था, हमने सोचा पानी लगाएंगे तब डाल लेंगे। तो हमने कहा फिर सुनिए, इस जीवामृत में ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है, कुछ भी नहीं है। और इस जीवामृत में जब कुछ भी नहीं है तो खेतों में कुछ भी आपका रोल प्ले नहीं कर पाएगा। इस जीवामृत में वो जीवाणु हैं जो सॉइल में अर्ली जाएंगे, फसल की बुआई के पहले जब आप डाल देंगे तो सॉइल में जो आपके कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है और नमी है, तो उसको ये डिकम्पोज करेंगे, उससे भोजन बनाएंगे, मतलब उसको ये खाएंगे, उस पर ये अपनी लाइफ साइकिल चलाएंगे और फिर ये पीछे से मरेंगे। ये जीवाणु, इनके कई रोल हैं। ये पहले तो अपना मेन फंक्शन करेंगे और मेन फंक्शन करने के बाद इनकी लाइफ साइकिल है डेस्ट्रॉय, मरते चले जाएंगे और जब मरते चले जाएंगे तो इनसे जो निकलेगा जीव द्रव वो क्रॉप का भोजन है। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जलसर, सब कुछ है उसमें। क्यों? बायोमास खाया उन्होंने। एक पत्ती में जो पत्ती हैं, जड़ें हैं, तना है, फसलों के अवशेष, उसमें सारे पोषक तत्व थे। तो ये कार्बनिक पदार्थ से कुछ मटेरियल बनाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि साहब इसमें कीड़े पड़ गए हैं, और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जहां भी गुड़ और चीनी का फर्मेंटेशन होगा, जैसे मैं कहूंगा देखो एक कीड़ा ही है, एक कीड़ा है ये, जैसे चावल, उबला हुआ चावल होता ना, उससे और बड़ा। अब इसमें बहुत सारे कीड़े पड़ जाएंगे। बोले साहब ये खराब तो नहीं होगा, इसमें कीड़ा पड़ गया। हमने कहा मित्र, जहां भी चीनी, शुगर जहां भी फर्मेंटेट होगी वहां इस प्रकार के कीड़े जो पड़ेंगे। ये हानिकारक नहीं है, देखने में खराब लगते हैं, तो हम कहते हैं इनको छन्नी से निकाल लीजिए ऐसे से, और निकाल करके छान करके उनको बाहर ऐसे फेंक दीजिए। बस खराब लगते हैं, ये खराब है नहीं, देखने में खराब लगते हैं, वैसे खराब नहीं है। कुल मिलाकर के मित्र, प्राकृतिक खेती में अगर हमने जीवामृत के विज्ञान को सही से नहीं समझा तो हम प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस विज्ञान को समझ गए तो अगला विज्ञान ये समझना कि ये मुझको 10 साल न डालना पड़े यार। जैसे 70 साल से यूरिया डाल रहे हैं वैसे कि ये डालें ना। कोशिश करिए 5-6 साल के बाद इससे भी मुक्ति पा जाइए। तो मुक्ति कैसे पाएंगे? जैसे मेरे यहाँ आप देखिए, मैं इस खेत में मेरे पास हजारों लीटर जीवामृत है, लेकिन मैं प्रयोग नहीं करता हूं। क्यों? ये माइक्रोब्स यहाँ हैं, और हमने जब कभी डाला था तो इस जमीन में हैं। यहाँ पेड़ पौधे हो गए हैं तो पेड़ पौधों की छाया की वजह से मरते नहीं हैं। जब बारिश होती है तो जहाँ धूप थी वहाँ मर गए, तो बारिश के मूवमेंट में सब जगह फैल जाते हैं। खेत की मेड़ों पर पेड़ तो लगा नहीं पड़ेंगे। नेचुरल फार्मिंग में आप खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग आप नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल हिम्मत से काम करेंगे, फिर हार जाएंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे और बैठ जाएंगे। मित्र, हमको प्राकृतिक खेती करनी ही करनी है, और देश के हर किसान को करानी ही करानी है। अगर नहीं कराएंगे तो ये जान लीजिएगा कि हम लोगों को जहर खा के मरना ही मरना है। आज हमारे देश के 140 करोड़ जनता करीब करीब 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड खा जाती है। 6 लाख करोड़। आप अचंभित होंगे, सरकारी रिकॉर्ड में तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पेस्टिसाइड यूज होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ब्लैक में, यानी ऑफ रिकॉर्ड, जो कागज में नहीं है, सेल होता है।
अरे अंगूर की खेती वाले, सेव की खेती वाले, अनार की खेती वाले, लीची वाले, आम वाले, केला वाले, सब्जी वाले, सब्जी में मिनिमम एक एवरेज की बात करें तो 40,000 रुपए पर एकड़, फलों की बात करें तो 1.25 लाख रुपया प्रति एकड़ पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। आम फसलों में तो यूज होता ही है, मात्रा केवल कम है। अब इतना पेस्टिसाइड हम बोएंगे, जाएगा कहाँ? पानी के रास्ते, हवा के रास्ते, भोजन के रास्ते आएगा तो हमारे ही शरीर में। तो मैंने प्रकृति रूपी माँ को भी मारा और खुद भी मरने को तैयार हैं। तो प्राकृतिक खेती करके मित्र एक ही अपील है, इसको स्टार्ट करना है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। ये भगवान की पूजा है। मैं प्रकृति को जिंदा रखूँगा और मैंने जो रेजिडुअल खा लिया है इंसेक्टिसाइड का, वो तो मुझे नुकसान करेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को मैं कैंसर जैसी बीमारियों से बचा ले जाऊंगा। और अगर मैंने इस बात को नहीं समझा तो पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ी लाइलाज बीमारियों से ही मरनी है। नमस्कार।